हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के मौर्या कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कैपिटलाइजेशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 को शानदार तरीके से बताने जा रहा हूं। आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन जो हमारा है कहता है एक्स लिमिटेड का तलपट निम्न शेष दर्शाता है। ठीक है, एक्स लिमिटेड का तलपट है, ट्रायल बैलेंस है। कहता है शेयर कैपिटल 70,000, इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक, रिजर्व एंड सरप्लस 30,000, एक्सटर्नल लाइबिलिटी 50,000, सन्ड्री एसेट्स 1,50,000। थोड़ा लिख देते हैं ताकि बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं तो उनको समझ में भी आए। अपनी कॉपी में लिख सकते हैं आप जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना दिया है? 70,000 रुपया दिया है। शेयर कैपिटल के बाद दिया है रिजर्व एंड सरप्लस 30,000 रुपया एंड सरप्लस 30,000 रुपया। एक्सटर्नल लाइबिलिटी जिसे आउटसाइड लाइबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितने रुपए का दिया है? 50,000 रुपये का दिया है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी के बाद दिया है सन्ड्री एसेट्स 1,50,000। $1,50,000 समझिएगा, ये रुपए में सब कुछ दिया है। उसके बाद कहता है सामान्य प्रत्याय की दर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बाद आपको क्या करना है? पूंजीकरण की स्थिति की समीक्षा करनी है। समीक्षा क्या करनी है? फर्स्ट नंबर दिया गया है, समीक्षा करनी है। आपको स्थिति बतानी है, अंडर कैपिटलाइजेशन है कि ओवर कैपिटलाइजेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम दी गई है, आय मतलब इनकम 8,000 रुपया, इतना दिया गया है क्वेश्चन में। फिर 8 के बाद 12,500, फिर 10,000 दिया गया है। ये क्वेश्चन है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे आप। सबसे पहले लिखिएगा केस फर्स्ट। क्या लिखेंगे? पहले यहाँ बनाते हैं केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आपको लिखना है केस फर्स्ट, फिर लिखना है केस सेकंड, फिर लिखना है केस थर्ड। इसको अपनी कॉपी में आपको लिखना है केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। आपको अपनी कॉपी में लिखना है एक्सपेक्टेड अर्निंग। एक क्वेश्चन दिया है, एक्सपेक्टेड अर्निंग मतलब होता है आय, दिया गया है। इसी क्वेश्चन में दिया गया है 8,000, 12,500, 12,500 के बाद 10,000। इतना क्वेश्चन देने के बाद दिया गया है। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे क्योंकि थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। और आपको बताना चाहते हैं एक चीज़, ध्यान दीजिएगा। ए अर्निंग पहली कंडीशन में 8,000 कमाते हैं, दूसरी कंडीशन में कमाते हैं 12,500, तीसरी में 10,000। आपको मैं बताना चाहता हूँ क्वेश्चन में बोला गया है कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ लिखा जाएगा मतलब कितना पूंजी लगाए हैं। कहीं तो दिया नहीं कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपको लिखना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है विनियोजित पूंजी।
कितना पैसा लगा के 8,000 कमा रहे हैं, कितना पैसा लगा के 12,500 कमा रहे हैं, कितना पैसा लगाए हैं। आपको बता दें कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फार्मूला होता है, सभी संपत्तियों को जोड़ लो, आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो। एक फार्मूला और भी होता है, केवल लायबिलिटी को जोड़ लो, जो फिक्टिटस असेट्स होती है उसको माइनस कर दो। इस क्वेश्चन में चाहे आप सन्ड्री असेट्स दिया है 1,50,000, सभी संपत्तियों में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो, चाहे 70 और 30 जोड़ दो, इसमें माइनस करने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो आपको ध्यान देना है सभी संपत्तियों में से आउटसाइड लायबिलिटी जब माइनस कर देंगे 1.5 लाख में 50,000 तो 1 लाख क्या लिख देना है, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। कैसे आया, कहीं क्वेश्चन में दिया थोड़ी है, नियम याद होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सभी संपत्तियों में से क्या माइनस कर देते हैं, सभी संपत्तियों में से माइनस कर दिया जाता है आउटसाइड लायबिलिटी, या जो शेयर होल्डर का पैसा होता है, शेयर होल्डर का मतलब क्षमता अंशधारियों का पैसा होता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को जोड़ दो। 2-3 बार मैंने बता दिया भैया, बाद में मत कहना नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं आगे, ठीक है, आपको बताना चाहते हैं आगे। आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है कैपिटलाइजेशन में, कैपिटलाइजेशन में आपको निकालना पड़ता है रेट ऑफ अर्निंग, आय की दर, कितना रेट से कमाए हैं। ध्यान देना है 8,000 रुपया इन्होंने कमाया है, कितना पैसा लगा के, 1 लाख लगा के, यही है 1 लाख। सभी संपत्तियों में से दायित्व माइनस कर दिया जाता, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। 12,500 कमाया है 1 लाख लगा करके, 10,000 कमाया है 1 लाख लगा करके, ठीक है। हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा समझ रहे हो, आ जाएगा 8%। यहाँ पर कितना आ जाएगा समझ रहे हो, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 12.5%। यहाँ पर कितना आ जाएगा समझ रहे हो, यहाँ पर आ जाएगा 10%। सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, इन्होंने पहली कंडीशन में 8,000 कमाया, दूसरी कंडीशन में 12,500 कमाया, तीसरी कंडीशन में 10,000 रुपया कमाया। 8,000 कमाए हैं, 1 लाख कहाँ से आया, सभी संपत्तियों में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो। 8,000 रुपया है, 8,000 भागे 1 लाख गुणे 100, मतलब कि 1 लाख लगा के 8% कमा रहे हैं। 1 लाख लगा के 12,500 मतलब 12% कमा रहे हैं। 1 लाख लगा के 10,000 कमा रहे हैं 10%। आप बताइए क्वेश्चन में कितना रेट दिया है, क्वेश्चन में दिया है 10%। तो एक क्या कंडीशन सॉल्व कर रहा है, करंट रेट कितना दिया है, ऐसे समझा देते हैं आपको। करंट रेट 10%, सब में 10%, तो करंट रेट 10% लिखा ही जाएगा। 10% देखो, करंट रेट से कम, करंट रेट से अगर कम हो एक्चुअल रेट, करंट रेट से एक्चुअल रेट कम हो तो क्या होता है, ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर का मतलब अति अभिदान, अति पूंजीकरण। अति पूंजीकरण का मतलब कंपनी की स्थिति बुरी है, कंपनी बर्बादी की ओर है, कंपनी के पास पूंजी की स्थिति बहुत बुरी है। तो आपको लिखना है, इसको लिखना है ओवर। देखो उत्तर भी दिया है, ऐसे किताब में देख लीजिएगा, ओवर किताब में देखो, अभी और भी लगाना है, ओवर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन ना, ओवर कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन। अब देखो करंट कम है, एक्चुअल ज़्यादा है, दूसरे को क्या बोलेंगे, एक दूसरे को क्या बोलेंगे, अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर में कंपनी की स्थिति
अच्छी होती है। अगला बराबर है, बराबर को क्या बोला जाता है? फेयर बोला जाता है। लेकिन अभी उत्तर मत मिलाइएगा, फेयर बोला जाता है भले, उत्तर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सब मिल रहा है। कंपनी की स्थिति, करंट रेट 10%, कंपनी की स्थिति 8% पर है, तो कंपनी का मतलब बर्बाद, बर्बाद का मतलब कंपनी कम पा रही है पैसा। कंपनी कुल 10% है, कंपनी का रेट हाई है इसमें, तो इसका मतलब अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर का मतलब होता है सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। फेयर कैपिटलाइजेशन का मतलब बराबर है। ओवर को क्या कहते हैं? अति पूंजीकरण। अंडर को क्या कहते हैं? अल्प पूंजीकरण। फेयर को क्या कहते हैं? फेयर को क्या कहते हैं? उचित पूंजीकरण, ठीक है। अब आपको बताना चाहते हैं, पहला हो गया सिस्टम हमारा सेट। अब दूसरे नंबर पे देखो, जैसे रियल वैल्यू, बुक वैल्यू, ये सब निकाला ही जाता है, तो आपको लिखना है रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। दूसरे नंबर पे रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। बुक रियल वैल्यू कैसे? रियल वैल्यू में सही से जितना कमाए हैं, सही से जितना कमाए हैं, रियल से भाग दो, गुणा करो। रियल वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम लोग? रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस और बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस दो प्रकार का निकाला जाएगा। रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना कमाए हैं? सही सही 8,000। कै परसेंट होना चाहिए? 10%। 100 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा रियल वैल्यू? रियल वैल्यू आ जाएगा 80,000। अगले में कितना कमाए हैं? 12,500। कितने से? 10 से भाग दे दो, गुणे 100, 1,25,000। अगले में कितना है? अगले में कमाए हैं कितना? 10,000। कहने का मतलब रियल वैल्यू 10 गुणे 100, यहाँ पर आ जाएगा 1,00,000। समझिए रियल वैल्यू कितनी आ रही बिजनेस की? यहाँ पर 80,000 आ रही है, जो दे रहे हैं। यहाँ पर कितनी आ रही है? 1,25,000 आ रही है। यहाँ पर कितनी आ रही है? 1,00,000 आ रही है। अब अगला लिखो, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस। बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है, 1,00,000 सब में दिया गया, 1,00,000, 1,00,000। बुक वैल्यू क्या बोला गया है? सभी संपत्तियां जब घटाई गई तो 1,00,000 बोला गया है। अब देखो बुक वैल्यू से कम है, बुक वैल्यू से कम है, बुक वैल्यू से कम है, ठीक है, बुक वैल्यू से कम है, बुक वैल्यू से ज़्यादा है, रियल वैल्यू बुक वैल्यू से बराबर है। तो यहाँ पर भी कम है, तो क्या होगा? बुक वैल्यू 1,00,000 है, वास्तव में कितना कमा रहे हैं? 80,000। बुक वैल्यू यहाँ पर भी क्या होगा? अंडर कैपिटलाइज, यहाँ ओवर कैपिटलाइजेशन, यहाँ भी अंडर कैपिटलाइजेशन, वहाँ फेयर कैपिटलाइजेशन। ये हो गया आपका, ठीक है। अगला रियल वैल्यू ऑफ पर शेयर। पर शेयर कैसे निकाला जाता है? शेयर कितना है? देखो क्वेश्चन में दिया था 70,000 शेयर कैपिटल, 10 रुपये का एक, 70,000 में 10 से भाग दे दो 7। ध्यान दीजिएगा आप, रियल वैल्यू ऑफ पर शेयर, तो रियल वैल्यू ऑफ पर शेयर, कंपनी की बुक वैल्यू है 80,000, कंपनी के पास शेयर कितना है? 7,000, तो भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 11 रुपया 43 पैसा ना, बुक वैल्यू के लिए। बुक वैल्यू 80, ठीक है। अगले में बुक वैल्यू कितना है? बुक वैल्यू अगले में है 12,000, 1,25,000 कमा रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर 7,000, भाई 70,000 है, 70,000 में 10 से भाग दे दो, क्योंकि 10 रुपये का एक शेयर, तो आपका कितना आ जाएगा? समझ रहे हैं?
₹17.86। अगला है 1 लाख कमा रहे हैं यहाँ पर कितना कमाया जा रहा है? 1 लाख कमाया जा रहा है। 7,000 से भाग दे दो, आ जाएगा ₹14.29। ये आपका रियल वैल्यू आ गया, समझ में आया? रियल वैल्यू पर शेयर आ गया, नहीं यार, रियल वैल्यू पर शेयर आ गया, हाँ ठीक है। और बुक वैल्यू पर शेयर मालूम करें तो पर शेयर, तो बुक वैल्यू हमारा कितना है? 1 लाख बिजनेस का, 1 लाख में 7,000 से भाग दे दो, ₹14.29 सब में। फिर से समझा दे रहे हैं, ₹14.29, ₹14.29। ध्यान दीजिएगा, यहाँ रियल में कम है, बुक में ज़्यादा है, तो इसे बोलेंगे ओवर कैपिटलाइजेशन। रियल में ज़्यादा है, बुक में कम है, मतलब कि अंडर कैपिटलाइजेशन। यहाँ पर बराबर है, तो आपको यही चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। तो यही आपको पहले ऊपर ही मैंने बता दिया, यही उत्तर आएगा। कैसे पता लगा? अर्निंग दिया गया है 8,000, 12,500 और 10,000। हम पता करेंगे सबसे पहले क्या? हम पता करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितनी पूंजी लगाकर 8,000 कमाया इन्होंने। 1 लाख, कुल 1 लाख रुपया लगा करके 8,000 कमाया है। 8,000, 12,500, 10,000, तो यही पता लग गया। और रेट ऑफ अर्निंग पता करना पड़ेगा आपको। करंट बोला है 10%, 10% बोला है करंट, किताब में दिया है 10%, बुक में लिखा है 10%, लेकिन वास्तव में पहली कंडीशन में कम कमा रहे हैं। तो कम का मतलब ओवर कैपिटलाइजेशन, ओवरलोड है। और ज़्यादा कमा रहे हैं तो अंडर है, अंडरलोड है, सही स्थिति है। बराबर कमा रहे हैं, बराबर है तो उचित है। रियल वैल्यू आप बिजनेस मालूम करना पड़ता है। 8,000 कमाया है इन्होंने 10% के हिसाब से, तो इसका मतलब पूरे रियल वैल्यू बिजनेस की 80,000 है। 12,500 कमाया है 10% के हिसाब से, रियल वैल्यू इनकी 1,25,000 है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, 10,000 कमाया है 10% के हिसाब से, इसका मतलब रियल वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपया दिया गया है, ठीक है। रियल वैल्यू 1 लाख है, तो आपको बुक वैल्यू आप बिजनेस मालूम करना है। बुक वैल्यू का मतलब वही जो 1 लाख लगाया इन्होंने, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, इन दोनों की तुलना कर लो। लगाए ज़्यादा हैं, कमा कम रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं, वहाँ पर भी बराबर कमा रहे हैं। जब स्थिति मैंने बता ही दी पहले से, पर शेयर मालूम किया जाता है। 80,000 रुपया कमा रहे हैं, एक शेयर 7,000 शेयर है, तो एक शेयर का दाम ₹14.43 आ गया। 1,25,000 कमा रहे हैं, 7,000 शेयर है, एक शेयर का दाम ₹17.86 आ गया। अगले में 1 लाख कमा रहे हैं, मतलब 1 लाख इनकी वैल्यू है, ₹14.29 के हिसाब से कमा रहे हैं। तो इन दोनों की तुलना की जाएगी, तो यहाँ पर आएगा ओवर कैपिटलाइजेशन, यहाँ पर आएगा अंडर कैपिटलाइजेशन, वहाँ आएगा फेयर कैपिटलाइजेशन। इसके पहले कई क्वेश्चन तो मैंने बताए ही हैं। 5वां लिख लीजिए, 6ठा है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां तक पूरा बता देंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस। आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेस की ओर से आप पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको इस वीडियो में कैपिटलाइजेशन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे पहले बताने का काम कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन कहता है हिंदी में, वाई लिमिटेड का पूंजीकरण 2 लाख रुपया निश्चित किया गया। वाई लिमिटेड का कैपिटलाइजेशन जो है, क्वेश्चन में कहता है द टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ वाई लिमिटेड फिक्स्ड 2 लाख रुपीस। उसके बाद कहता है द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ द कंपनी 30,000। कंपनी की औसत वार्षिक आय कितनी दी गई है? 30,000 दी गई है, 30,000। कहता है बाजार में कंपनियों के लिए पूंजीकरण का रेट, मतलब कि मार्केट में जो रेट है जिसे करंट रेट कहते हैं, 20% है। आपको विचार करके आपको राय देना है, क्या कंपनी अति पूंजीकृत है? इज द कंपनी ओवर कैपिटलाइजेशन? इफ यू व्हाट द एक्सटेंट द ओवर कैपिटलाइजेशन, मतलब कि यदि हाँ तो पूंजीकरण की सीमा क्या है वो बताइए। उसके बाद बताइए उचित पूंजीकरण की स्थिति में कंपनी की वार्षिक आय
में वृद्धि कितना लक्ष्य प्रबंध के लिए निर्धारित करना होगा। मतलब अगर फेयर आ जाए तो कितना आपको निर्धारित करना होगा, डिटर्मिनेशन करना होगा, किसके लिए, इनकम के लिए। कोई बात नहीं है, हमारे पास जो क्वेश्चन है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, रेट ऑफ अर्निंग। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग कितना दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिख लेना है। नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग दिया गया है 20%। नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग जो दिया गया है कितना परसेंट दिया गया है, 20%। उसके बाद आपको ध्यान देना है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, इन्होंने कमाई कितने की, क्वेश्चन में देख लीजिए, इन्होंने 30,000 रुपया इनकम है इनकी, 30,000 रुपया कमा रहे हैं। पैसा कितना लगा करके, 2 लाख। परसेंट निकालने के लिए गुणा कर दिया जाता है 100 से, आपका वही आएगा, शायद 15% आएगा, 15% आया कि नहीं। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें करना नहीं है आपको, केवल नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग 20% दिया है, हम 20% कर देंगे। एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग कैसे निकलेगा, 30,000 कमा रहे हैं 2 लाख रुपया लगा करके, इसका मतलब है कि कमा कितना रहे हैं, 15%। तो आपको लिखना है नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग। जो नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग है किससे ज़्यादा है, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग क्या परसेंट, 20%। एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। अब आप समझिए, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग क्वेश्चन में दिया गया है क्या परसेंट, 20%। नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग क्वेश्चन में दिया गया 20%, और एक्चुअल में क्या परसेंट है, 15%। कहने का मतलब नॉर्मल में 20% कमाना चाहिए, कमा रहे हैं वास्तव में 15%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ओवर कैपिटलाइजेशन। कौन सा कैपिटलाइजेशन, ओवर। इसको बोला जाएगा अति पूंजीकरण। इसको क्या बोला जाएगा, अति पूंजीकरण। ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको बताना चाहते हैं क्या, आगे आइए, बुक आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, अति पूंजीकरण है, यदि हाँ तो सीमा क्या है, बी नंबर निकाला जाएगा, रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। कितना कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे हैं। परसेंट कितना दिया गया है, 20% के हिसाब से कमा रहे हैं।
100 से गुणा कर दो। तो आपको ध्यान देना है ये वास्तव में इनकी रियल वैल्यू कितनी दी गई है, 1.5 लाख रुपए आएगा कि नहीं आएगा, समझिएगा। रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस 30,000 कमा रहे हैं 20% के हिसाब से, तो टोटल 100 कमाएंगे तो कितना रियल वैल्यू हो जाएगी इनकी 1.5 लाख। और आपको इसमें क्या ध्यान देना है, बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस, बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस 2 लाख दिया गया है। रियल वैल्यू 1.5 लाख, बुक वैल्यू 2 लाख। आपको ध्यान देना है अपनी कॉपी में बुक वैल्यू ज़्यादा है कि कम है, बुक वैल्यू ऐसे लिख लेना है, रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस 1,50,000, बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस 1.5 लाख, 2 लाख है। समझिएगा, बुक वैल्यू ज़्यादा है, रियल वैल्यू कम है, तो ये भी बता रहा है क्या, ओवर कैपिटलाइजेशन। जो सीमा पूछा है कितने की सीमा है भाई, सीमा वही 50,000 रुपये अंतर आ जाएगा। 2 लाख में से 50,000 माइनस कर दीजिए, 1,50,000 माइनस कर दीजिए। अगला क्या निकाला जाता है, तीसरा नंबर क्या पूछा है, उचित पूंजीकरण की स्थिति में लाने के लिए, इन ऑर्डर टू ब्रिंग स्टेज ऑफ फेयर कैपिटलाइजेशन, उचित पूंजीकरण की स्थिति में लाने के लिए क्या किया जाएगा, बी हो गया हमारा। सी आपको लिखना है स्टेज ऑफ फेयर कैपिटलाइजेशन, फेयर कैपिटलाइजेशन, उचित पूंजीकरण की स्थिति में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उचित पूंजीकरण की स्थिति में लाने के लिए कितने रुपए की इनको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, कितना कमाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, अर्निंग कैसे करना पड़ेगा, 20% कमा रहे हैं, ठीक है, यहाँ नीचे 20% दिया है, 20% के हिसाब से 2 लाख रुपए इन्होंने लगाया है, ठीक है, 2 लाख रुपए इन्होंने लगाया है। 20% कमा रहे हैं, इन्होंने कितना पैसा लगाया है, इन्होंने लगाया है x गुणे 100 भागे 2 लाख। इसको समझ लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत ना हो। कहने का मतलब है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 20% कमा रहे हैं 2 लाख रुपया लगा करके, 20%, ठीक है। क्वेश्चन में क्या परसेंट दिया है, नॉर्मल अर्निंग 20% कमा रहे हैं। हमें इसको क्या करना है, इसका तिर्यक गुणा कर देना है। आपको जितना कमा रहे हैं, जितना परसेंट है, जितना पैसा लगाया है, इसको गुणा कर देना है, तो आएगा 20 गुणे 2 लाख, 2 दूना 4 लाख हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, भागे 100, भागे 100 इक्वल टू x हो जाएगा। 4x इक्वल टू आपका आएगा 40,000 भाई, ठीक है। 40 लाख में 100 से भाग दे दो, 40,000 आ जाएगा। इन्होंने कहा है क्या कि अर्निंग शुड बी 40,000, प्रेजेंट इज 30,000, मतलब कि इनको 10,000 कमाना पड़ेगा। और कैसे, क्योंकि पहले 30,000 कमा रहे थे, अब 10,000 कमाए तभी 40,000 होगा। यही आपका लिखना पड़ेगा, कितना कमाना पड़ेगा, अर्निंग
इंक्रीज करना पड़ेगा 10,000, क्योंकि 30,000 पहले से ही है। याद रखिएगा 20% कमा रहे हैं, नॉर्मल रेट इनका 2 लाख रुपया लगा करके, ठीक है। लेकिन वास्तव में मार्केट में लोग कमा रहे हैं, लेकिन एक कमा रहे हैं कितना, एक कमा रहे हैं केवल 30,000, तो कितना कमाना पड़ेगा, 40,000 कमाना पड़ेगा। 10%, 10,000 अर्निंग इनको बढ़ानी पड़ेगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, ठीक है, बढ़नी चाहिए। अब आपको हम इसी प्रकार से 7वां नंबर भी क्वेश्चन बताते हैं, पहले इसको आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कुल पूंजीकरण 20 लाख रुपया निर्धारित किया गया, यानी कि टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी का फिक्स किया गया है 20 लाख। द कंपनी एवरेज एनुअल अर्निंग 5 लाख। आपको बताना है और रेट दिया गया है कैपिटलाइजेशन का 20%। क्या बताना है, क्या कंपनी अल्प पूंजीकृत है? यदि हाँ तो अल्प पूंजीकरण की सीमा क्या है? यदि कंपनी भविष्य में भी विद्यमान वित्तीय निष्पादन स्तर को बनाए रखने में आश्वस्त है तो उसके अंशों के बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई बात नहीं है। इन केस द कंपनी श्योर डू मेंटेन द एग्जिस्टिंग लेवल पर लाने के लिए, तो इसमें शेयर के वैल्यू पर क्या काम करना पड़ेगा? कोई बात नहीं है, हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको लिखने हैं नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग 20% दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग कितना दिया? 20% क्वेश्चन में दिया है। हमें इसे करंट रेट ऑफ अर्निंग भी कहते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग में आपको ध्यान देना है, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग है कैसे निकलेगी? जितना कमाए हैं, 5 लाख रुपया कमाए हैं, 20 लाख रुपया लगा करके 100 से गुणा कर देना है। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 25% आएगा, 25 से आएगा, उसमें क्या है। नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इनकी मार्केट वैल्यू है 20%, ये कमा रहे हैं 25%। आपको पता है जब एक्चुअल से ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा एक्चुअल हो तो क्या प्रदर्शित कर रहा है? दोनों का जब अंतर देखेंगे तो क्या प्रदर्शित कर रहा है? अंडर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन इसे कहते हैं अल्प पूंजीकरण ना। अल्प पूंजीकरण किसे कहते हैं? पेपर में पूछ ले तो क्या लिखेंगे? कंपनी की ऐसी स्थिति होती है जहां पर कंपनी में सब कुछ सकुशल होता है, कंपनी अच्छी मात्रा में प्रॉफिट गेन करती रहती है, प्रॉफिट कमाती रहती है। हो गया भैया। अब क्या? अब आपको निकालना पड़ेगा रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, ठीक है। रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। कैसे रियल वैल्यू निकालेंगे ये भी ध्यान दीजिएगा। 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, 5 लाख रुपया कमा रहे हैं पूरे साल भर में, और क्या परसेंट के हिसाब से? 20% के हिसाब से। तो 100% के हिसाब से कितना कमाएंगे? 100% के हिसाब से इनको कमाना चाहिए 4 लाख रुपया, नहीं
100% के हिसाब से इनकी रियल वैल्यू इनके बिजनेस की है 25 लाख। रियल वैल्यू 25 है, लेकिन ये कितना बता रहे हैं, 20 लाख है। बिग वैल्यू ऑफ द बिजनेस, बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस कितनी है, 20 लाख। अब आप देखिए कितना ज़्यादा कमाया इन्होंने, कितना ज़्यादा इनकी रियल वैल्यू ज़्यादा है ना। तो रियल वैल्यू अल्प पूंजीकरण में ज़्यादा रहती है बुक वैल्यू से। तो रियल वैल्यू इनकी कितनी है, 25 लाख, बुक वैल्यू कितनी है, 20 लाख। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन बता रहा है, याद रखिएगा। और कितने से अंडर कैपिटलाइजेशन है, अंडर कैपिटलाइजेशन बाई 25 लाख में से 20 लाख माइनस कर दो, और आपको बता दूं कितना स्तर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, मेंटेन करना पड़ेगा। बाजार मूल्य सम मूल्य से ऊपर होगा, आंसर दिया है। इसमें आपको लिखना है बाजार मूल्य सम मूल्य से ऊपर होगा, मतलब कि जो मार्केट प्राइस है एट पार से ऊपर होगी, ठीक है, ऐसी कंडीशन हो गई। क्या बोल रहा है, फेयर पर क्या बोल रहा है, विद्यमान निष्पादन को बनाए रखने के लिए, मतलब यही भौकाल, यही एरिया जलता रहे, यही चलता रहे, तो आपको क्या करना है, बाजार मूल्य सम मूल्य से ऊपर होगा, मतलब कि आपको मार्केट वैल्यू जो होगी फेयर वैल्यू से ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा का मतलब उचित से ज़्यादा रहेगी। आप लिख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आपको हम 8 नंबर भी बता देते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सोचते हैं जितना क्वेश्चन हो सके समेट देते हैं, क्योंकि टाइम बार बार नहीं मिलता वीडियोस बनाने का। इसको लिख लीजिए पहले। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, शेयर कैपिटल दिया गया है 2 लाख का, एक्स लिमिटेड में, वाई लिमिटेड में 3 लाख का। रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है 50,000 का एक्स में, वाई में 40,000 का। करंट लायबिलिटी दिया है 50,000 का एक्स में, 60,000 का वाई में। सन्ड्री एसेट्स दिया है एक्स में 3 लाख का, वाई में 4 लाख का। एवरेज प्रॉफिट दिया है 25,000 का, 51,000 का। नॉर्मल रेट दिया है 5% एक्स का, 16% वाई का। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 8 नंबर में क्या ध्यान देना है आपको, क्या दिया है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है इसमें रिजर्व एंड सरप्लस। 8 नंबर कहता है 2 लाख का, 3 लाख का, 50,000 का, 40,000 का, ये सारी चीज़ें दिया गया है, ठीक है। फायदा दिया है 25,000 का एक में, दूसरे में 51,000 रुपये का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8। इन्होंने क्या दिया है, एवरेज प्रॉफिट। एक्स लिमिटेड में और वाई लिमिटेड में, ऐसे दिया है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड में प्रॉफिट कितना दिया क्वेश्चन में, चेक कर लीजिए, 25,000 का और 51,000 का। $51,000 का ये फायदा दिया है। उसके बाद क्या दिया है, इन्होंने पैसा कितना लगाया है,
कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान दीजिएगा इस कैसे आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। विनियोजित पूंजी, कैपिटल एम्प्लॉयड में जो आता है वो आता है कि सभी संपत्तियों को जोड़ दो और लायबिलिटीज को घटा दो। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, आउटसाइड लायबिलिटी को घटा दो। जैसे इस क्वेश्चन में सभी संपत्तियां दी गई हैं, सन्ड्री असेट्स दिया गया है कितने का, 3 लाख का, और आउट करंट लायबिलिटी वही आउटसाइड लायबिलिटी मानी जाएगी 50,000। कितना बचेगा, 2,50,000 बचेगा। 2 सूत्र होते हैं, सभी संपत्तियों में आउटसाइड लायबिलिटी घटा दो, या जो कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ दो, मतलब कि जिसमें अंशधारियों का हिस्सा हो उसको जोड़ देते हैं। जैसे इस तरह भी 2.5 लाख आएगा, शेयर कैपिटल को जोड़ेंगे, देखो 2 लाख को, रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ेंगे तो 50,000 को। और घटाने की बात क्या आएगी, यहाँ पर घटाने की बात आती है फिक्टिटस असेट्स जो होती है, वो क्वेश्चन में दी नहीं गई है। जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो राइट ऑफ करने होते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर दी नहीं गई हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आया, सभी संपत्तियों को जैसे मान लीजिए जोड़ लिया, 3 लाख संपत्ति है, 50,000 का लायबिलिटी है, 3 लाख में 50,000 माइनस कर देंगे, 2.5 लाख। 4 लाख की संपत्ति है, 60,000 रुपया लायबिलिटी है। अगले में 4 लाख में से 60,000 माइनस कर दीजिए, 3,40,000। 3,40,000 ये हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सारी चीज़ें समझना पड़ता है, बूझना पड़ता है, तब बताना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बता दो स्टूडेंट को। तो आगे आपको ध्यान देना है, क्या कहा गया है, आपको निकाल लेना है रेट। 5% दिया है, 16% दिया है। अब यहाँ क्वेश्चन जान लीजिए, नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट 5% और 16% दिया गया है। आपको ध्यान देना है आगे, आगे क्या ध्यान देना है, क्या निकालना है, ये नॉर्मल रेट क्वेश्चन में दिया है, आपको निकालना है एक्चुअल रेट कैसे निकलेगा भैया, 25,000 रुपया कमा रहे हैं, 2.5 लाख रुपया कमा करके, 2.5 लाख रुपया लगा करके, 2,50,000 लगा करके, क्या परसेंट आएगा, 10% आएगा। अगले में 51,000 रुपया कमा रहे हैं, 3,40,000 लगा के 100 से गुणा कर दो। ठीक है, तो इसमें तो सीधा था, उसमें 51,000 गुणे 100 भागे 3,40,000, 15%। थोड़ा तुलना कर दो भैया, तो नॉर्मल में 5% है, एक्चुअल में 10% है। तो इस कंडीशन को आपको क्या कहना है, इस कंडीशन को कहना है अंडर कैपिटलाइजेशन। अल्प पूंजीकरण। अल्प पूंजीकरण में स्थिति क्या होती है, कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी होती है, नॉर्मल में 5% है और अंडर में उसमें देखो एक्चुअल में 10% है, सब कुछ मेंटेन है कंपनी की स्थिति, कंपनी को ज़्यादा कुछ जोर नहीं लगाना है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं अगले में
ओवर कैपिटलाइजेशन है। कैसे ओवर है? ओवर का मतलब खराब स्थिति, इसको बोलते हैं। ओवर का मतलब होता है अति पूंजीकरण। कंपनी की स्थिति बर्बाद है। यहां पर नॉर्मल में 16% कमाना चाहिए, कंपनी कमा रही है 15%। एक क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9वां भी बता देते हैं। जब आप 9th नंबर में देखेंगे तो कहता है 3 कंपनी है ए, बी, सी और डी, एक ही प्रकार के व्यवसाय में संलग्न है। ठीक है, कहता है सिमिलर बिजनेस, इंगेज्ड इन सिमिलर बिजनेस। इंग्लिश में भी लिखा गया है, क्या करना है आप पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश के स्टूडेंट है, हिंदी के सबको। कहता है कि शेयर कैपिटल 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, रिजर्व 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, करंट लाइबिलिटी 60,000, 50,000, 80,000, सन्ड्री असेट्स दिया गया है 4,60,000 रुपये का, 5,50,000 रुपये का, 6,80,000 रुपये का। एवरेज प्रॉफिट दिया है 32,000, 37,000, 500, 60,000। करेंट रेट 8%। कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहला वर्क आपको करना है क्या, लिखना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में? प्रॉफिट। कंपनी का नाम है ए, बी, सी। कंपनी का नाम है 32,37,500, 32,37,500। उसके बाद कितना दिया हुआ है? 60,000 रुपया दिया हुआ है, 60,000 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, जानकारी होनी चाहिए। विनियोजित पूंजी का फॉर्मूला होता है सभी संपत्तियों को जोड़ दो, वह लायबिलिटी माइनस कर दो। जैसे आप देखो किताब में ए में देखो 4,60,000 की टोटल असेट्स दी गई है, लायबिलिटी में वही 60,000 माइनस होगा क्योंकि करंट दिया गया है। क्रेडिटर वगैरह दिया होता और चीज़ें दिया होगा तो उसको भी माइनस कर देते। चाहे इस तरह निकाल लो, संपत्ति में से लायबिलिटी माइनस कर दो, चाहे शेयर कैपिटल और रिजर्व वाला पैसा जोड़ दो, देखो तब भी 4 लाख आएगा। अगर 4,60,000 में संपत्ति में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तब भी 4 लाख आएगा। तो कुल मिला करके सभी संपत्तियों में से लायबिलिटी घटा दो, 4,60,000 में से 60,000 माइनस कर दो, आपका आ जाएगा 4 लाख रुपया। कितना आ जाएगा आपका? 4 लाख रुपया आपका आ जाएगा। अगले में 5,50,000 रुपये की संपत्ति है, लायबिलिटी 50,000 माइनस कर दो, 5 लाख रुपये आ जाएगा। अगले में संपत्ति है 6,80,000 रुपये की और उसमें 80,000 माइनस कर दो, 6 लाख आ जाएगा। चाहे ध्यान देना है, चाहे आप संपत्तियों को जोड़ करके लायबिलिटी माइनस कर दो, चाहे शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ दो। और जो बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े कहीं पर मिलेंगे क्वेश्चन, तो वहाँ पर और भी होता है, उसमें लायबिलिटी के जैसे संपत्ति से लायबिलिटी माइनस किया जाता है, उसे शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ा जाता है और फिक्टिटस असेट्स को माइनस किया जाता है। बहरहाल इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, इतना समझिए। ज़्यादा कुछ आपको समझा भी नहीं रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आपको समझा भी चुके हैं। और आप क्वेश्चन में देख लीजिए रेट कितना दिया है, करंट रेट जो दिया गया है क्या परसेंट? 8, 8, 8 और 8, 8%, 8%, 8%। अब जब करंट 8 लिख दिया गया तो आपको क्या करना है? एक्चुअल रेट 32,000 भागे 4 लाख गुणे 100, 37,500 भागे 5 लाख, 37,500 लगाए हैं, कमाए हैं, 5 लाख रुपये लगा के गुणे 100,
60,000 भागे 6 लाख गुणे 100। अब आप समझिए यहाँ पर इन्होंने कितना कमाया, परसेंट निकालेंगे तो 8% निकलेगा, परसेंट निकालेंगे तो 8 ही निकलेगा। यहाँ पर अगले में परसेंट निकालेंगे तो 7.5 निकलेगा, अगले में परसेंट निकालेंगे तो कितना निकलेगा समझ रहे हो, 10% निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, साफ साफ दिख रहा है यार, आप लोग समझ लीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल कम है, एक्चुअल और करंट बराबर है तो बोला जाएगा फेयर अब यहां पर करंट ज़्यादा है और एक्चुअल कम है, इसको बोलेंगे ओवर कैपिटलाइजेशन, हिंदी में उचित पूंजीकरण। इसमें अधिक ओवर कैपिटलाइजेशन को अति पूंजीकरण। यहां पर देखो 8 है, ज़्यादा कमा लिया, इसको बोलेंगे अंडर कैपिटलाइजेशन, अल्प पूंजीकरण। क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 बचा हुआ है, इसको भी समाप्त कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना रह जाए, कोई समस्या ना रह जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर जब 10 पढ़ते हैं तो पता लगता है कि दिया है हिमांशु कंपनी ने सभी संचालन व्ययों व ऋण पर ब्याज देने के बाद 2 लाख रुपया फायदा कमाया है। कहता है हिमांशु कंपनी लिमिटेड हैज़ अर्न 2 लाख रुपया प्रॉफिट आफ्टर पेइंग ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सब खर्चा वर्चा घटाने के बाद, सभी व्यय ऋण पर ब्याज देने के बाद 2 लाख कमाया है। क्षमता अंश पूंजी की कुल राशि दी है इन्होंने, मतलब कि इक्विटी शेयर कैपिटल से 18 लाख रुपया है। टोटल एसेट्स 30 लाख रुपए की दी गई है। 12% रेट कमाया जा रहा है कंपनी के द्वारा। आपको समीक्षा करनी है, आपको बताना है, तो आपको क्या लिख लेना है, करंट रेट लिख लेना है, करंट रेट कितना है, करंट रेट लिख लेना है 12%। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है, करंट रेट तो 12 है, आपको निकाल लेना है एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में फ़ायदा दिया है कितना, 18 लाख रुपया, नहीं 2 लाख कमाया है। ठीक है, 2 लाख रुपया कमाया है। कितना पैसा लगा के कमाया है, संपत्ति देखो दी है 30 लाख की, और अंश पूंजी की कुल राशि जो दी गई है 18 लाख की, तो 30 लाख से भाग नहीं देंगे, 18 लाख से भाग देंगे। क्यों 18 लाख से भाग देंगे, क्योंकि 18 लाख रुपया लगाकर कमाया जा रहा है। परसेंट निकाल लीजिए, तो परसेंट आपका निकल के आ जाएगा 11.11। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो करेंट रेट है 12%, जो एक्चुअल रेट है 11.11%। ज़्यादा कौन है, करेंट। तो करंट ज़्यादा है तो इसका मतलब ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति में कंपनी है। अति पूंजीकरण की स्थिति में कंपनी है, इसका मतलब, इसको आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आपको बता देते हैं बुक वैल्यू कितनी दी गई है, रियल वैल्यू निकाल लो। बुक वैल्यू ऑफ द बिजनेस, बुक वैल्यू कितनी दी गई है, 18 लाख। रियल वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैसे होगी,
18 लाख रियल वैल्यू कितना कमा रहे हैं, 2 लाख, 12% गुणे 100, तो वास्तविक वैल्यू इनकी रियल वैल्यू क्या है, 2 लाख भागे 12 गुणे 100, मतलब कि बुक वैल्यू, रियल वैल्यू बुक वैल्यू से कम है। 2 लाख कमा रहे हैं, 12% के हिसाब से गुणा कर दो 100 से, 1 लाख 16 लाख 66,667, इसको बोला जाएगा क्या, इसको बोला जाएगा, देखो कम है, रियल वैल्यू कम है, इसको क्या बोला जाएगा, ये भी ओवर कैपिटलाइजेशन की श्रेणी में लाया जाएगा। ठीक है, यही दोनों आंसर दिए हैं। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। आने वाली क्लास से आपको कैपिटल बजटिंग का चैप्टर है अगला। पहला चैप्टर कौन सा था, पहला तो थ्योरी है, दूसरा भी थ्योरी है, तीसरा न्यूमेरिकल, चौथा न्यूमेरिकल, ठीक है, पांचवा भी न्यूमेरिकल।